तो हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आरडीबीएमएस कंसेप्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरडीबीएमएस कंसेप्ट ना। तो स्टूडेंट्स, आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस की एक जो मेन ब्रांच है वो क्या है, आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है और टाइम टू टाइम रिट्रीव किया जाता है। जैसे कि जो बैंक मैनेजमेंट है, जो भी एयरलाइंस मैनेजमेंट है, या आज के समय में जो भी पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, उन सब में डीबीएमएस यानी आरडीबीएमएस का यूज होता है। तो आरडीबीएमएस को जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आपने पढ़ा है, उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ना। तो हालांकि एसक्यूएल जो है या प्रोग्राम आरडीबीएमएस लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कंपनीज ने इम्प्लीमेंट की है। तो उन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरडीबीएमएस कंसेप्ट यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कंसेप्ट है, जो हम एसक्यूएल में कोडिंग की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सब क्या है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आरडीबीएमएस का आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल पेपर में भी आता है एसक्यूएल की कमांड्स वगैरह। और कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, तो किसी भी सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं जो आज के समय में पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स है। एक बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड में कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा जावा है, डॉट नेट है एक्स्ट्रा यूज करते हो। और जो बैक एंड होता है, बैक एंड में कोई भी आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हो, या किसी भी आरडीबीएमएस पैकेज का यूज करते हैं, पैकेज या लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या स्टैंड करता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आरडीबीएमएस इज द बेसिस फॉर द एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम लाइक एमएस एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम डेटाबेस 2, ओरेकल, माई एसक्यूएल। इस माई एसक्यूएल को पढ़ते हैं माई सिक्वल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये सब क्या है, आज के समय के पॉपुलर आरडीबीएमएस है जो बैकएंड के लिए यूज किए जा सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो फ्रंट एंड के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा यूज करते हो, और बैकएंड के लिए ये सब लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हो ना। एमएस एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं, आईबीएम ऑर्गेनाइजेशन का डीबी2 यूज कर सकते हैं, ओरेकल कॉर्पोरेशन का एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, माई सिक्वल यूज कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर सकते हैं ना। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईएफ कोड। ईएफ कोड एक साइंटिस्ट हुए हैं जो डेटाबेस के फादर कहलाते हैं, या डीबीएमएस के फादर ऑफ डीबीएमएस कहलाते हैं। तो इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डीबीएमएस, उसकी एक ब्रांच है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस को रिलेशनल मॉडल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आरडीबीएमएस में जो मेन कंसेप्ट है जिनको हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा टेबल। व्हाट इज टेबल? टेबल आप समझते हैं जिसमें रोज होती है और कॉलम होते हैं। तो सिंपल, डेटा इन द आरडीबीएमएस इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड द टेबल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या आरडीबीएमएस में जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और टेबल को हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, यानी और ऑब्जेक्ट इन द आरडीबीएमएस इज द टेबल। टेबल ही हमारा एक ऑब्जेक्ट है। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम्स एंड रोज। टेबल क्या है? डेटा एंट्रीज का कलेक्शन है, और ये इसमें क्या होते हैं, डेटा कॉलम्स और रोज अवेलेबल होते हैं। रिमेंबर दैट टेबल इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा स्टोरेज इन द डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस। हम जानते हैं कि जो टेबल है वो एक सिंपल वे है और इजी वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, डेटा को स्टोर करने का, या डेटा को मैनिपुलेट करने का। जब भी हमें एक लार्ज अमाउंट डेटा का स्टोर करना होता है, तो हम टेबल की फॉर्म में उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वन बाय वन उसको एज रिक्वायरमेंट हम उसको एक्सेस या रिट्रीव कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट है यहाँ पे फील्ड टेबल। जैसे मैंने बताया, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम।
तो जो कॉलम होता है, कॉलम को हम कंसिडर करते हैं एज ए फील्ड, कॉलम को फील्ड कहा जाता है। यानी एवरी टेबल इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड द फील्ड, सॉरी जो टेबल होती है उसमें कुछ स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स को क्या कहते हैं, फील्ड्स या कॉलम कहते हैं। यानी द फील्ड इन द कस्टमर्स टेबल कंसिस्ट द आईडी या कस्टमर आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। ये सब क्या हो सकते हैं, उसके फील्ड्स हो सकते हैं या एट्रीब्यूट हो सकते हैं या कॉलम हो सकते हैं। तो दीज आर द फील्ड्स। सेम, a field is the column in a table that is designed to maintain specific information about every record in the table। यानी जो भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम टेबल में स्टोर करते हैं तो वो एक सेम कैटेगरी की इंफॉर्मेशन को एक सिंगल एट्रीब्यूट में स्टोर करते हैं। जैसे नेम एट्रीब्यूट या नेम फील्ड में हम केवल नेम ही वैल्यू स्टोर करते हैं सीरियल नंबर में, या आईडी में हम आईडी की वैल्यू स्टोर करते हैं, और एज वाले कॉलम में हम केवल एज की वैल्यू ही स्टोर करते हैं किसी भी एंट्री या रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड। व्हाट इज द रिकॉर्ड या रो, ना जो सिंगल हमारी रो होती है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। यानी ए रिकॉर्ड आल्सो कॉल्ड द रो ऑफ द डेटा इज ईच इंडिविजुअल एंट्री दैट एग्जिस्ट इन द टेबल। टेबल में जो भी इंडिविजुअल एंट्री हम स्टोर करते हैं वन बाय वन, दैट इज नोन एज द रो या रिकॉर्ड या टपल। उसको क्या कहते हैं, टपल कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं या रो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 7 रिकॉर्ड्स इन द कस्टमर टेबल। यदि हमने कस्टमर टेबल बनाई है तो उसके अंदर 7 कस्टमर्स के यदि डेटा स्टोर किया है तो दैट हैव द 7 रिकॉर्ड्स फॉर द कस्टमर टेबल ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट हमें यहाँ पे याद करने होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द नल वैल्यू। नल वैल्यू का मीन्स नथिंग, है ना। एक ऐसा पर्टिकुलर कॉलम या कोई भी फील्ड जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, दैट इज नोन एज द नल। तो वो क्या कहलाता है, नल कहलाता है। और रिमेंबर दैट जीरो इज नॉट ए नल वैल्यू, जीरो नल नहीं होती, जीरो एक वैल्यू होती है, लेकिन जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती दैट इज नोन एज द नल, वो क्या कहलाते हैं, नल कहलाते हैं। यानी ए नल वैल्यू in a table is a value in a field that appear to be blank। यानी which means a field with null value is a field with no value। यानी कोई फील्ड यदि नल वैल्यू कंटेन करता है तो यानी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, है ना। और जैसा कि मैंने बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट null value is different than a zero value or a field that contain the space। एक ऐसा फील्ड जिसमें या तो हमने स्पेस दिया है या जीरो वैल्यू पुट की है तो वो नल वैल्यू नहीं होती, बल्कि नल वैल्यू मीन्स नथिंग, जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती वो क्या कहलाती है, नल वैल्यू कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसने एक एग्जाम अटेंड किया है लेकिन उसके जो मार्क्स है वो क्या है, जीरो है, तो ये नल नहीं हुआ। और एक स्टूडेंट जिसने वो एग्जाम ही नहीं दिया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट इज नल वैल्यू। यानी ए फील्ड विद ए नल वैल्यू इज वन दैट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग द रिकॉर्ड क्रिएशन। यानी एक ऐसा फील्ड जिसकी वैल्यू क्रिएशन टाइम पे ब्लैंक छोड़ी गई है, यानी उसमें कोई वैल्यू फीड ही नहीं की गई, वो वैल्यू नल कहलाती है। और जिसमें कोई वैल्यू फीड की गई है, चाहे वो ब्लैंक स्पेस हो या जीरो हो, तो वो नल नहीं होती। अब जब हम एसक्यूएल कमांड्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं या एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस हमें अप्लाई करनी होती है। तो हम एक बार इन कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एनफोर्स ऑन द डेटा कॉलम और टेबल। यानी कंस्ट्रेंट्स क्या है, में सेट ऑफ रूल्स है या कंडीशंस है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे टेबल में अप्लाई किए जाते हैं। देयर आर द these are the values to limit the type of data into a table। यानी ये वैल्यू इसलिए यूज की जाती है कि जिससे कि डेटा की जो लिमिट होती है वो सेट की जा सके। जैसे रोल नंबर कैन बी इंटीजर ओनली, रोल नंबर नली इंटीजर वैल्यू हो सकती है। नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली, नेम केवल अल्फाबेट हो सकता है ना। तो ये सब कुछ कंस्ट्रेंट है। यानी दिस ensure that the accuracy and reliability of the data in the database।
ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये इसलिए अप्लाई किए जाते हैं या लगाए जाते हैं कि जिससे कि डेटाबेस की जो एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी है वो हमेशा बनी रहे, एग्जिस्ट रहे, यानी हमेशा एक्यूरेट, करेक्ट और कंप्लीट डेटा ही स्टोर हो। यानी कंस्ट्रेंट्स कुड बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कंस्ट्रेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो कॉलम लेवल होते हैं यानी जो केवल कॉलम पे अप्लाई होते हैं, और एक टेबल पे अप्लाई होते हैं, वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। यानी column level constraints are applied only on one column, whereas table level constraints are applied on the whole table. Table level constraints complete table पे apply होते हैं, और जो column level constraint होते हैं वो केवल किसी सिंगल कॉलम पे ही अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल इन एसक्यूएल। कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो एसक्यूएल में या कमांड में हम यूज करते हैं, जैसे कि नोट नल कंस्ट्रेंट। नोट नल कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। यदि हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे किसी टेबल को बनाते हुए उसके किसी कॉलम पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, नोट नल, मीन्स इट एंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि उस कॉलम में कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी, है ना। जैसे नेम कैन नॉट बी नल, नेम कभी भी नल नहीं होगा, यानी कॉलम को अब कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें एंट्री स्टोर करनी ही होगी, तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा डेटा फीड नहीं होगा। नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का मीन्स क्या है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू फीड ही नहीं करते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक वैल्यू को वहां पे स्टोर कर देता है, यानी प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। यदि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो कंप्यूटर या सिस्टम जो है एक डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे प्रोवाइड करा देता है और वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। ना, डिफॉल्ट वैल्यू लाइक यदि हम पाई की वैल्यू स्टोर करते हैं तो पाई की वैल्यू जो यूजर देता है वो स्टोर हो जाती है, और यदि कभी यूजर पाई की वैल्यू अवेलेबल नहीं कराता तो हम पाई की डिफॉल्ट वैल्यू 22.7 या 3.14 स्टोर कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, सी में स्विच केस में भी मैंने डिफॉल्ट का यूज पढ़ा था आपको। नेक्स्ट आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक मीन्स जो वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होगी, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी। एंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिफरेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि जो भी कॉलम हम बनाएंगे उसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे रोल नंबर मस्ट बी यूनिक। रोल नंबर हमेशा क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के यूनिक होते हैं, यानी किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर मैच नहीं होता ना, एक ही रोल नंबर किन्हीं भी दो स्टूडेंट को अलॉट नहीं हो सकता, तो ये क्या होता है, यूनिक कंस्ट्रेंट कहलाता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये प्राइमरी की भी यही आइडेंटिफाई करता है कि जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा, यानी यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड या रो इन ए टेबल या डेटाबेस। प्राइमरी की जो है इंश्योर करती है कि जो रिकॉर्ड है हमारा वो यूनिकली इस पर्टिकुलर कॉलम से आइडेंटिफाई होगा। एक्चुअली यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की में ये मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे कैंडिडेट की और प्राइमरी की आपको पढ़ाई थी ना, तो कैंडिडेट की भी यूनिक कंस्ट्रेंट है और प्राइमरी की भी यूनिक कंस्ट्रेंट है, लेकिन प्राइमरी की हमने आइडेंटिफाई की गई है कि ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, जबकि यूनिक कंस्ट्रेंट भी यही चीज करता है ना। तो लेकिन उनमें से एक को प्राइमरी की बनाते हैं, बाकी सब हमारी कैंडिडेट की बन जाती है। तो प्राइमरी की के अलावा कोई अदर एट्रीब्यूट भी हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की पढ़ाई गई है आपको, यानी फॉरेन की आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अनदर टेबल या डेटाबेस। फॉरेन की जो है किसी अदर टेबल में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है या रिलेशनशिप डिफाइन करती है। तो दोनों कंसेप्ट, प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट, मैंने जब की पढ़ाई की का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें डिटेल में समझा था कि प्राइमरी की किस लिए यूज होती है और फॉरेन की किस लिए यूज होती है।
यदि एक टेबल में प्राइमरी की है तो दूसरी टेबल में फॉरेन की होती है, और प्राइमरी की फॉरेन की से लिंक होती है, यानी दो टेबल जो होती है, एक में प्राइमरी की और दूसरी में फॉरेन की होती है, और फॉरेन की के द्वारा हम प्राइमरी की को लिंक कराते हैं। नेक्स्ट आती है चेक कंस्ट्रेंट। एक्चुअली चेक कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन, यानी चेक कंस्ट्रेंट जो है इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू हमारी दी हुई वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो चेक कंस्ट्रेंट लाइक रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर या नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली। जैसा कि चेक कंस्ट्रेंट क्या चेक करता है कि रोल नंबर हमेशा इंटीजर होना चाहिए, या नेम क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, या डिवीजन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही वैल्यू होनी चाहिए, या हमने जेंडर में क्या फीड किया, मेल फीमेल या ट्रांजिटर। तो इनमें से जो भी वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है वही वैल्यू सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी वैल्यू स्टोर करने से पहले वो चेक करता है। तो दीज आर सम कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड ऑन द एसक्यूएल डेटाबेस। जो डेटाबेस पे हम अप्लाई करते हैं ये कुछ कंस्ट्रेंट है। तो इन कंस्ट्रेंट को आपने अच्छे से समझ लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो वो आप मुझसे बताइए। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी लाइक कंस्ट्रेंट ही होती है। ये एक्चुअली इसलिए अप्लाई की जाती है कि जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो हमेशा इंटीग्रेट वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, यानी डेटा की जो रिलायबिलिटी है वो एज इट इज बनी रहे। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द डेटा इंटीग्रिटी एग्जिस्ट विद ईच आरडीबीएमएस। डेटा इंटीग्रिटी को जनरली इन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे आता है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी मीन्स देयर आर नो डुप्लीकेट रो इन ए टेबल, यानी किसी पर्टिकुलर टेबल में कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं होगी। जैसे कस्टमर टेबल है तो कस्टमर के चाहे भी कितने भी रिकॉर्ड स्टोर हो जाए, बैंक कस्टमर है तो बैंक कस्टमर कितने भी हो चाहे लाखों की संख्या में हो, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी कस्टमर्स को एक यूनिक कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है, या उनके आधार कार्ड यूनिक होते हैं, या उनकी पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। तो ये क्या कहलाती है, एंटिटी इंटीग्रिटी कहलाती है, यानी जो एंटिटी स्टोर की जाएगी, जो रिकॉर्ड स्टोर करा जाएगा वो हमेशा यूनिक होगा। कभी भी डुप्लीकेट स्टोर रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस जो है रिमूव डुप्लीकेसी, डेटाबेस रिमूव डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी, डेटाबेस रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता ना। तो डुप्लीकेसी जहां भी होगी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जैसे कि आपके कंप्यूटर में एक ही नाम से कई सारी फाइलें हो सकती है, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता ना। डेटाबेस में एक नाम से एक ही फाइल होगी ना। तो जब भी आप उस फाइल को सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट वही फाइल या एक ही रिकॉर्ड निकल के आएगा, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड या अदर रिकॉर्ड नहीं निकलेगा। तो ये कहलाती है हमारी डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन इंटीग्रिटी, यानी डोमेन इंटीग्रिटी एनफोर्स वैलिड एंट्रीज फॉर ए गिवन कॉलम बाय restricting the type, format और the range of value। डोमेन इंटीग्रिटी एनफोर्स करती है कि जो कॉलम हमने डोमेन इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग फिक्स किया है, स्पेसिफाई किया गया है, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो पर्टिकुलर फॉर्मेट की होगी, पर्टिकुलर टाइप की होगी, या रेंज ऑफ वैल्यू की होगी, है ना। तो ये सब आपने पढ़ा है कि जैसे फॉर्मेट, फॉर्मेट मीन्स नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली, नेम कैसा होगा, अल्फाबेट ही होगा। रेस्ट्रिक्टेड टाइप, टाइप में यानी रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर, रोल नंबर इंटीजर ही होता है, कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, निगेटिव नंबर नहीं होता ना। नेम कैन बी अल्फाबेट, नेम अल्फाबेट ही होता है, कभी भी डिजिट या सिंबल नहीं हो सकता। फॉर्मेट यानी जैसे कोई डेट फॉर्मेट फिक्स किया है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो डेट फॉर्मेट कई तरह के होते हैं ना। किसी में हम मंथ पहले लिखते हैं, किसी में हम डेट पहले लिखते हैं, किसी में हम वर्ड्स में लिखते हैं जे एंड जनवरी फरवरी। हाँ, तो कई सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन जब डेटाबेस स्टोर होता है तो वो एक फॉर्मेट फिक्स करता है कि जितनी भी डेट स्टोर की जाएगी वो उसी फॉर्मेट में स्टोर होगी, किसी अदर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होगी, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
सपोज एक फॉर्मेट है जिसमें मंथ पहले आता है, दूसरे फॉर्मेट में डेट पहले आती है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेट जो है पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस फॉर्मेट में ही वैल्यू स्टोर होगी। जैसा आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं कोई भी, तो उसमें आपको देखा होगा कि आपको एक फॉर्मेट बताया जाता है कि आप डेट इस फॉर्मेट में डालिए, है ना। पहले डेट डालिए, फिर मंथ डालिए, फिर ईयर डालिए, है ना। तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मेट। और रेंज ऑफ वैल्यू यानी वैल्यू की रेंज पहले से सेट की जाती है। जैसे कि परसेंटेज मस्ट बी 0 से 100। परसेंटेज कैसी होती है, हमेशा 0 से 100 होती है। यदि आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हो तो आपकी एज रेस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, अबव 18 ईयर, 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। तो ये कुछ रेंज ऑफ वैल्यू या फॉर्मेट वैल्यू या टाइप ऑफ वैल्यू डोमेन इंटीग्रिटी होती है। ये पहले से ही हम अपनी टेबल पे या डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये सब हम प्रोग्रामिंग में या एसक्यूएल में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल आपने फॉरेन की और प्राइमरी की के कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या करता है कि कोई भी फॉरेन की या प्राइमरी की से रिलेटेड कोई फॉरेन टेबल में फॉरेन कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो प्राइमरी की के डेटा को हम अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। और कोई भी फॉरेन की में वैल्यू नहीं आई थी जो वैल्यू प्राइमरी की में नहीं होती। तो थ्री इंटीग्रिटी रूल या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल मैंने फॉरेन की के कंसेप्ट में अच्छे से समझाई है, तो उसमें से आप इसको पढ़ लेंगे तीनों रूल को। तो वो सब क्या कहलाते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये सब क्या है हमारे, इंटीग्रिटी रूल, डोमेन इंटीग्रिटी रूल, एंटिटी इंटीग्रिटी रूल, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल और यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी रूल। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी रूल एनफोर्स सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स। यूजर डिफाइंड रूल डिफाइन करता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल डिफाइन कर ले, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करे। तो यूजर को ये फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफाइन कर ले जो भी रूल आपको अप्लाई करने हैं। दैट इज नोन एज द यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी ना। तो ये कुछ इंटीग्रिटी रूल्स थे। और पिछले स्लाइड में मैंने आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स बताए जो कि हम टेबल पे या डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट है, अब थोड़ा सा टॉपिक और मैं आगे कवर कराना चाहूंगा ना, एसक्यूएल डेटाबेसेज या डीबीएमएस डेटाबेसेज ना। तो इतना ही कराए मैं समझता हूँ अब, या आगे कराया जाए।